जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 7 सीटों पर जो है वो मतदान जारी है। कड़ी से कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान हो रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। पोलिंग स्टेशन पर मास्क और ग्लव्स जरूरी है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। 7 सीटों पर 88 जो प्रत्याशी हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 18 प्रत्याशी, सबसे ज्यादा बुलंदशहर से, जौनपुर की मल्हनी सीट से 16 उम्मीदवार हैं। तो वहीं अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा, नौगांव, सादात सीट से 14 प्रत्याशी अपने भाग्य का फैसला आज करने जा रहे हैं। घाटमपुर सीट पर सबसे कम 6 उम्मीदवार हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ कानपुर से राहुल वाजपेयी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राहुल, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं कोरोना काल में, पहला चुनाव और साथ ही यहां पर तो आमने सामने की टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये निश्चित तौर पर निकलता है। कहीं ना कहीं जो त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था सपा, कांग्रेस और भाजपा के बीच, वो भी अब देखने को नहीं मिल रहा है। अब लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच बची है। और मैं आपको बता दूं, कोरोना काल चल रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी पूरी तरीके से जो गाइडलाइंस है उसमें साफ तौर पर कि कोरोना काल में जो भी नियम है वो बखूबी यहाँ निभाने होंगे। मैं इस समय पोलिंग बूथ में खड़ा हूँ। अपने पीछे का अगर आपको नजारा दिखाऊं तो आप देख सकती हैं निकता किस तरीके से यहाँ 2 गज की दूरी जरूरी है, इसको लेके घेरे बनाए गए हैं। घेरों के अलावा जो भी हम मतदान करने आ रहे हैं उनको मास्क उनके हाथों में है। इसके अलावा जो चुनाव अधिकारी हैं उनको बाकायदे पीपी किट पहनाई गई है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। जो बिना मास्क के आ रहा है उसके लिए जो प्रशासन है मास्क की व्यवस्था कर रखी है। अगर मास्क नहीं है तो वोट नहीं देना है, ये साफ तौर पे ये नियम है। और इस समय ये स्मारक, गांधी स्मारक में यहाँ वोट पड़ रहे हैं और वोटिंग जारू है। फिलहाल जो अभी की सूचना है उसमें यह है कि एक ईवीएम खराब होने की भी सूचना है। जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो चुनाव अधिकारी, वो लगे हैं जल्द से जल्द दूसरी ईवीएम मशीन की व्यवस्था करी जा रही है। जी ठीक है, जैसा कि आपने बताया, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कमल रानी वरुण के बाद ये सीट खाली हो गई थी। और अगर देखा जाए तो 2017 में भी बीजेपी को यहाँ पर जीत हासिल हुई थी और अभी भी यहाँ पर बीजेपी का जो वर्चस्व है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी के खाते में सीट जाती हुई मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, यहाँ पर राहुल की कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं रही हैं जिससे लोग परेशान हैं। बावजूद इसके उन परेशानियों का निपटारा अभी तक नहीं हुआ और उसके बावजूद भी बीजेपी के चेहरे पर वोट अगर करेंगे जितने भी मतदाता हैं तो यहाँ पर एक आस और उम्मीद के साथ करेंगे। क्या उम्मीद की जाए कि आने वाले सालों में वो जो परेशानियां हैं उनका निपटारा हो जाएगा? जी निकता, पहले तो मैं बता दूं कि मैं पूर्व में ले चलूं आपको। ये सीट जो कमला रानी वरुण है उनको 40 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पे जीत हासिल हुई थी। कमला रानी वरुण कोरोना काल में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से ये सीट खाली थी। कहीं ना कहीं कमला रानी वरुण घाटमपुर के लोगों के लिए, घाटमपुर की आम जनता के लिए, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए लगातार लड़ रही थी और लगातार जो यहाँ के विकास है उनको बढ़ावा भी दे रही थी, क्योंकि सत्ता भी उन्हीं की थी। लेकिन उनके निधन के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जो उपेंद्र पासवान है उनको अपना चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बनाया और उपेंद्र पासवान ने उसी तरीके से जैसे कमला रानी वरुण ने यहाँ विकास को किया था उसी तरीके की बात आम जनता के बीच रखी है। तो कहीं ना कहीं इसका उनको फायदा मिल रहा है और जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी की बन चुकी है घाटमपुर में। और जो मैं पुरानी बात करूं तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में रहती थी, जिसका फायदा डॉक्टर कृपा शंकर उठा रहे हैं और उनकी और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ लड़ाई है। जी ठीक है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जौनपुर से राजन मिश्रा भी जुड़ गए हैं। अब मैं उनका रुख करूंगी। राजन, देखिए
पारसनाथ यादव के बाद ये सीट खाली है। सपा का वर्चस्व, सपा का जो बढ़त है वो यहाँ पर हमेशा से देखने को मिली है। तो अब यहाँ पर क्या त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा या आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है? मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं? कद्दावर नेता थे, उनकी मौत के बाद खाली हुई, जिसके बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। और यहाँ पे जो मुकाबला है वो साफ तौर पे त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पारसनाथ यादव के बेटे लकी पे दावा आजमाया है, तो वहीं भाजपा ने मनोज सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं जो लड़ाई में मुख्य रूप से है वो निर्दल प्रत्याशी के तौर पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह है। तो यहाँ पे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय है और वोटिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। 7 बजे से मतदाता यहाँ पे आ रहे हैं और जो मतदान स्थल की अगर हम बात करें तो 238 मतदान केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं मल्ली विधानसभा क्षेत्र में। और कोविड लाइन का पूरा जो है कोविड-19 का पूरा पालन किया जा रहा है। उसके तहत जो है यहाँ पे वोटिंग कराई जा रही है, मास्क ध्यान दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो भी वोटर हैं उनसे अपील की जा रही है कि अगर किसी को तेज बुखार है तो वो जो है उनके लिए पीपीई किट का भी इंतजाम किया गया है कि वो पीपीई किट पहन के तब वोट करेंगे। हैंड ग्लव्स का इंतजाम किया गया है कि वोटिंग करने के बाद फिर उसे डस्टबिन में डाल देंगे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं निकटा, और वोटर सुबह से ही आ रहे हैं। लोगों में उत्साह देखने जी। देखिए राजन, यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे लोग परेशान हैं, बावजूद इनके उन तमाम जो मांगे हैं, तमाम परेशानियां हैं, उनका निपटारा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 में यहाँ पर सपा के प्रत्याशी को जिताया गया था, यानी कि सपा पे मोहर लगाई थी मतदाताओं ने, लेकिन उनके कामों से यहाँ पर जनता त्रस्त नजर आ रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन हमने देखने को मिले हैं जौनपुर से। और अब मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कहना है मतदाताओं का कि किसकी भाग्य का फैसला आज वो करेंगे? बिल्कुल, मतदाताओं से हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। पिछले बार जो कई बार जो विधायक रहे पारसनाथ यादव, उन्होंने विकास के कार्य तो किए, लेकिन मल्हनी के क्षेत्र में जो है विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। सड़कें जो हैं वैसे ही जर्जर पड़ी हुई हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। मल्हनी के कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक बस्तियों में बिजली नहीं पहुंची है, खंबे के सहारे बिजली लोग खींच के लेके गए हैं। तो जो मल्हनी की जो जनता है उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और ऐसा ही नेता चुनेंगे जो उनके क्षेत्र का विकास करेगा। और इसी को लेके आज जो है मल्हनी की जनता वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पे सुबह से 7 बजे से ही पहुंचना शुरू कर दी है। निकिता, देखिए राजन, जैसे कि आपने बताया, यहाँ पर प्रत्याशियों का तो कहना ये रहा है कि हमने काम किए हैं। आपके पीछे ही हम तस्वीरों में प्राथमिक विद्यालय देख सकते हैं और उस प्राथमिक विद्यालय की क्या हालत है ये भी देख सकते हैं। तो ये प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण है उन प्रत्याशियों के लिए कि क्या कुछ तैयारियां उन्होंने की हैं, क्या कुछ विकास का काम उन्होंने किया है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो यहाँ पर खूब देखने को मिला है। विकास के मुद्दों से कहीं ना कहीं भटके हुए नजर आए हैं जितने भी प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपके पीछे प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर है, वो ये दिखाती है कि किस तरीके के विकास कार्य हुए हैं जौनपुर में। लेकिन यहाँ पर मतदाताओं का क्या कहना है, किस तरीके का विकास वो चाहते हैं और किस तरीके का विकास जो है वो प्रत्याशियों ने नहीं किया है। और आने वाले समय में जिन प्रत्याशियों को वो जिताएंगे, क्या उम्मीद की जाए कि वो लोग इस जौनपुर की जनता का विश्वास जीत पाएंगे? जो यहाँ पर मूलभूत विकास है वो कर पाएंगे, क्योंकि उन मूलभूत विकास से ही वंचित नजर आ रही है इस समय जनता जो है। जी बिल्कुल निकता है। जब हम चूंकि जब क्षेत्र में गए, जब हमने चुनावी चौपाल की, उस दौरान भी मल्हनी की जो जनता है उन्होंने साफ तौर पर इंडिया न्यूज को ये बताया कि जो मल्हनी का जो क्षेत्र है, मल्हनी में विकास के कोई कार्य नहीं हुआ और इसी विकास को मुद्दा बनाते हुए इस बार जनता जो है वोटिंग करेगी और उसे ही अपना विधायक बनाएगी इस उपचुनाव में, जो कि मल्हनी पे विकास का कार्य करेगा, मल्हनी के विकास कार्य पे जोर देगा। क्योंकि यहाँ से कई बार सपा के कद्दावर नेता पारसनाथ यादव विधायक रहे, लेकिन उनके कार्यकाल में भी विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। कई सड़कें ऐसी हैं जो जर्जर हैं, कई गाँव में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। तो जनता का साफ तौर पे कहना है कि इस बार वो विकास के मुद्दे पे वोट करने वाली हैं और ऐसे ही नेता को अपना विधायक बनाएंगी। निकिता, ठीक है, आप बने रहिएगा। मैं मोहम्मद शाहिद के पास जाऊंगी। मोहम्मद शाहिद लगातार हमारे साथ बने हुए फिरोजाबाद से। शाहिद, मतदाता किन मूलभूत समस्याओं के साथ आज पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाला है? क्या समस्याएं रही हैं घाटमपुर से? निकिता, मैं बता दूं, टूंडला विधानसभा की मेन समस्याएं जो है वो सड़क और पानी बिजली की है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से
सड़कें ऊपर खाबड़ पड़ी हुई हैं। यहाँ पर किसी ने इनकी सुध नहीं ली है। इनका कहना है कि चुनाव में नेता लोग आए और वादा कर कर चले गए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उनके पास पूछने वाला भी कोई नहीं पहुंचा। यही इन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ के गांव वाले बड़े नाराज दिखाई दिए और यहाँ तक कहना है कि जब तक हमारे यहाँ सड़क नहीं बनेगी हम मतदान नहीं करेंगे। लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद इनको जागरूक किया गया, मतदान आप करें, काम होगा, तब मतदान करने के लिए ये लोग राजी हुए थे। अब उनका कहना है कि जब तक हमारी समस्याएं पूरी नहीं होंगी इस चुनाव में, उसके बाद 2022 में हम इसको जवाब जरूर देंगे। मेन समस्या टूंडला विधानसभा की जो रही है वो सड़क की ज्यादा रही है। सड़क यहाँ पर पूरी तरीके से खराब है, कई गांव बिल्कुल सड़कों के अभाव में रह रहे हैं। वहीं यहाँ पर एसपी सिंह बघेल चुनाव भाजपा से जीते थे, आगरा के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली पड़ी थी, यहाँ पर कोई विधायक नहीं था, इसी वजह से यहाँ बहुत दिन तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अब दोबारा यहाँ पर मतदान करने का लोगों को मौका मिला है। अब ये देखना होगा कि ये किस पार्टी के विधायक को चुनते हैं ताकि इनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। जी निकिता। यूपी में बीजेपी की प्रतिष्ठा लगातार दांव पे लग रही है। राजन, लगातार जो है वो ये बात कही जा रही है कि बीजेपी का वर्चस्व हमेशा से ज्यादा देखने को मिला है फिरोजाबाद में, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं यहाँ पर साख की लड़ाई है कांग्रेस महासचिव और बीजेपी के बीच में। तो मतदाता क्या उम्मीद कर आज वोट कर रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि आज साख की लड़ाई जो देखने को मिल रही है उसमें किसकी विजय हासिल होते हुए मिल रही है? देखिए, तो मैं बता दूं यहाँ पर 3 विधायक पहले से ही भाजपा के हैं और सांसद भी भाजपा के ही हैं। इसी वजह से पूरी ताकत भाजपा ने यहाँ पर झोंक दी थी, क्योंकि ये सीट भाजपा के पास थी और ये किसी भी कीमत पर ये सीट को खोना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सभा की है, उप मुख्यमंत्री 2 बार यहाँ पर सभा कर चुके हैं। तो भाजपा के सभी बड़े नेता टूंडला दौरा कर चुके हैं, चाहते हैं कि ये सीट इन्हीं के पास रहे। और जब जहाँ तक कि सपा और बसपा भी पूरी तरीके से टक्कर पर यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये होगा कि इनकी त्रिकोणीय मुकाबले में विजय किसको मिलती है। लेकिन मतदान शुरू हो चुका है, मतदान इतना हल्का है, लोग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर एक मतदाता आ रहा है, वोट डाल कर जा रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ मतदान शुरू हुआ है। अमूमन ये देखा जाता है कि पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, लेकिन ऐसा नजारा यहाँ अभी तक देखने को नहीं मिला है। जी निकिता। हाँ, तो कहीं ना कहीं कोविड-19 जो है वो यहाँ पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है मतदान केंद्रों पर। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अब राहुल वाजपेयी के पास जाऊंगी, कानपुर से हमारे साथ लगातार वो बने हुए हैं। राहुल, देखिए, महिला सुरक्षा, रोजगार, महंगाई और कार्यकर्ताओं की नाराजगी योगी आदित्यनाथ दरअसल पिछले 1 साल से ये झेल रहे हैं और ये यहाँ पर पहला ऐसा मौका होगा योगी आदित्यनाथ की सरकार में बनने के बाद जो ये उपचुनाव हो रहे हैं कि मोदी की छाया में नहीं बल्कि योगी की इमेज के तले ये लड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहला मौका होगा जहां पर योगी आदित्यनाथ की छवि साफ करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा और उसके साथ साथ बीजेपी को मौका मिला है। तो उस किस तरीके का फायदा यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता? क्या कुछ तैयारियां बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से हो रही है? देखिए, मतदाता तो अपनी तरफ से तैयारी पूरी करके आए होंगे, इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारियां पूरी की होंगी, लेकिन मतदाताओं का क्या कुछ कहना है और साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किस तरह की तैयारी यहाँ पर की हुई है? जी देखिए निकिता, अगर बात करी जाए ताकत और तैयारियों की तो पूरी ताकत झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है, खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रैली करी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा रैली की गई है। जो कार्यकर्ता थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, जो भी लोग थे वो यहीं घाटमपुर विधानसभा में रहे। जितने कानपुर में विधायक है भारतीय जनता पार्टी के वो रहे, एमएलसी यहाँ मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार लगे बने रहे। यहाँ पे आज मतदान हो रहा है। अब मतदाता का फैसला, मतदान जो कर रही मतदाता करेगा फैसला इसका कि उनको किसको इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व के लिए किसको देना है। जी। और क्या कुछ मतदाता कह रहे हैं, किन मूलभूत समस्याओं के साथ आज वो पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे? क्या मूलभूत समस्याएं, क्या राजनीति समीकरण रहे हैं यहाँ के?
राहुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, तकनीकी खामियों की वजह से राहुल तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बताएं कि 7 सीटों पर ये जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। 7 में से ऐसी 6 सीट है जहां पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं ऐसी एक सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए, कृपाशंकर सिंह और उपेंद्र पासवान घाटमपुर से ये दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आज मतदाता किसके चेहरे पर वोट देते हैं, किसके विकास पर वोट देते हैं, क्योंकि यहां पर कानपुर के लोगों ने बीजेपी को लगातार आजमाया हुआ है और अभी भी कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं जिनसे लोग परेशान हैं। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आज विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाता है या चेहरे पर वोट दिया जाता है। और कानपुर से हमारे साथ राहुल वाजपेयी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करूंगी। राहुल, देखिए, कृपाशंकर सिंह और उपेंद्र पासवान दोनों प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं और कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार ये देखा गया है कि बीजेपी को देखते हुए बीजेपी ने कुछ जो विकास के कार्य किए हैं उन पर जनता ने हमेशा हामी भरी है। तो इस बार क्या कांग्रेस के लिए वो हावी होगा, क्योंकि बीजेपी ने लगातार रैलियां भी की हैं, लगातार अपने कामों को गिनवाया भी है, शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर किया है? जी, निश्चित तौर पे निकता कहीं ना कहीं जो कमला रानी वरुण थी वो कैबिनेट मंत्री थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने घाटमपुर विधानसभा में विकास कार्य किए हैं जिसका फायदा सीधा सीधा उपेंद्र पासवान को मिलेगा। लेकिन जब कमला रानी वरुण यहां से चुन के गई तो 40 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिली थी, जिसके बाद जो कांग्रेस का चेहरा है डॉक्टर कृपाशंकर, उनको कांग्रेस ने उतारा। तो इसी बात की दुहाई की पूर्व में सीट कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी के पास रही है और भारतीय जनता पार्टी को पिछली जब कमला रानी वरुण यहां से विधायक चुनी गई उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनी तो कमला रानी वरुण को मिली है। हाँ, जो बात है ये साफ है कि कमला रानी वरुण ने घाटमपुर में विकास किया, विकास हुआ भी यहां घाटमपुर विधानसभा में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके निधन के बाद से जो उपेंद्र पासवान है, उपेंद्र पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बनाया। इसके अलावा जो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जितने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से और संगठन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने पूरी ताकत यहां झोंक दी। इस सीट को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने पास रखना चाहती है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी है। हालांकि न कांग्रेस से कोई बड़ा नेता यहां रैली करने आया और न ही समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा यहां देखने को आया। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की जनता है, जो उनसे बातचीत के दौरान जो सामने निकल के आया, वो साफ तौर पे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है और कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाई है। जी ठीक है, यहाँ पर एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अजय कुमार लल्लू की जो साख है वो दाव पर है। जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी ने कई काम किए हैं, विकास रैलियां भी की हैं, जनसभाएं भी की हैं, अपने विकास को गिनाया भी है, लेकिन अजय कुमार लल्लू ने भी कम यहाँ पर दाव नहीं खेले। अजय कुमार लल्लू ने भी कई राजनीतिक पार्टियों से ये बात कही गई है कि उनका गठजोड़ है, तो फिर यहाँ पर ये बात भी आ जाती है कि कई जनसभाएं उन्होंने की है, यहाँ पर कांग्रेस को बचाने के लिए कई प्रयास वो करते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी साख भी आज दाव पर जरूर होगी। जी, निश्चित तौर पे क्योंकि उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी है कि उनके जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कानपुर से, उनको लेके जो उन्होंने जनसभाएं करी है, इसके अलावा जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगातार उन्होंने साधा है, जो पुराने थे उनकी नाराजगी को दूर किया गया, तो कहीं ना कहीं उनकी साख भी बिल्कुल लगी हुई है। और अब देखना यही होगा क्योंकि मतदान जारी है, मतदाता अपना मतदान कर रहा है, मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जब फैसले का दिन होगा उस दिन ये बात पता चलेगा कि अजय कुमार लल्लू की साख में बट्टा लगता है या लल्लू की साख और ऊंची होती है। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ हमारे जितने भी संवाददाता बने हुए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल रही है, लेकिन पोलिंग बूथ्स पर भी पूरी तरीके की तैयारी आज देखने को मिल रही है। कोविड-19 के जितने भी प्रोटोकॉल्स से उनका पालन किया जा रहा है। तो वहीं अभी तक एक ऐसी सीट है जहां पर ईवीएम खराब होने की बात निकलकर सामने आई है और उसको भी अवगत करा दिया गया है। बहरहाल इस बुलेटिन में बस मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।